नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज विद जीएनपी इंस्टीट्यूट में, जो कि है आपका अपना चैनल में। गुंजन स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। दोस्तों, इस चैप्टर में हम मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। मगध साम्राज्य की स्थापना कब हुई, कैसे हुई। सबसे पहला जो साम्राज्य था मगध साम्राज्य, हम लोग सभी जानते हैं। तो इसकी स्थापना कैसे हुई, कब हुई, और आजकल अभी जो बिहार के लिए चल रहा है आंदोलन, तो थोड़ा सा डिमोटिवेशन भी हो रहा होगा, पढ़ने का मन भी नहीं करता होगा। लेकिन फिर भी एग्जाम अगर अगस्त में हुआ, जहाँ तक पॉसिबिलिटी है, इतने सारे केसेस हैं, तो हो सकता है एग्जाम डिले हो, लेकिन फिर भी हमें प्रॉपर तैयारी रखनी चाहिए। डिले होगा तो और अच्छी प्रिपरेशन करेंगे, लेकिन अभी जितना टाइम है उसमें हमें कोशिश करनी है कि स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। और मॉडर्न हिस्ट्री मैंने कंप्लीट करा दी है, अगर नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट बनी हुई है। वो क्वेश्चंस भी कराए हैं जो स्पेशल बिहार बीपीएससी के एग्जाम में आए हुए हैं। और 1857 की क्रांति का रिवोल्ट हो गया, और बिहार स्पेशल 1857 रिवोल्ट, वो सब मैंने ऑलरेडी करा दिया है। अगर नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। और एशियंट हिस्ट्री में हम वो पार्ट करेंगे जो आपके बिहार स्पेसिफिक है, यानी कि जो बिहार में जो जो चीजें हुई हैं, बिहार से रिलेटेड जितना भी एशियंट हिस्ट्री है वो करेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम बिहार स्पेसिफिक है, तो बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। इसलिए तो शुरू करते हैं वीडियो को। और इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्लास 6 चैप्टर नंबर 7 प्रारंभिक राज्य। और ये कुछ प्रैक्टिस के लिए बुक्स है। ये करंट पब्लिकेशन की सामान्य अध्ययन के लिए डॉक्टर रंजीता, ये इसकी, ये रुक्मणी की है जो कि बिहार में काफी फेमस है। और ये लैंग्वेज के लिए प्रैक्टिस वर्क बुक है। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग बाय कर सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो मॉक टेस्ट के लिए आपको ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ना होगा जहां पर लेटेस्ट क्वेश्चन पर बेस्ड प्रैक्टिस कराई जाती है मॉक टेस्ट की। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए भी आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस के लिए आप टेक्स्ट बुक से जुड़ सकते हैं। इसमें आपको 70,000 प्लस मॉक टेस्ट 700 एग्जाम को कवर करेगा। इसमें आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की कर रहे हैं, बिहार टीचर्स की कर रहे हैं, तो सभी के टेस्ट आपको मिलेंगे। पीवाईपी टेस्ट जिनको आप रीअटेम्प्ट कर सकते हो, प्रो प्रैक्टिस यानी कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे। और डिस्काउंट के लिए आप इस कोड को यूज कर सकते हैं JJPO2I, जिससे कि आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। शुरू करते हैं चैप्टर को। प्रारंभिक राज्य। सबसे पहला जो राज्य था वो कौन सा था? तो सबसे पहले हम लोग सभी जानते हैं जो बना था राज्य वो था मगध साम्राज्य। लगभग 3000 वर्ष पहले गंगा नदी घाटी के क्षेत्र में लोहे के बने औजार व उपकरण के प्रमाण खुदाई से प्राप्त हुए। मिट्टी से बने एक विशेष प्रकार के बर्तन प्राप्त हुए। साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि वैदिक जनों की पशुपालन के साथ साथ कृषि कार्यों में भी भागीदारी इस कारण पहले की अपेक्षा स्थायी जीवन व्यतीत करने लगे। कृषि की भागीदारी होने लगी तो जैसे जैसे रिसोर्सेज बढ़े उनका जीवन भी स्थायी होने लगा। छोटे छोटे राज्य हुए, छोटे छोटे जन हुए, जन मिलकर जनपद बने। और जनपद जब बने थे तो वो भी 3 रूपों में दिखाई देते थे। अधिकांश जन अकेले ही थे, इसमें मत्स्य, चेदी, काशी और कौशल हो गया। कुछ जो थे आपस में मिलकर जिन्होंने बनाया, जो पंचाल जनपद कहलाता है। और अनेक जन अधिक शक्तिशाली, जैसे कि मगध साम्राज्य था जो सबसे शक्तिशाली गणराज्य माना जाता था स्टार्टिंग में। ये पूछा भी जाता है मगध साम्राज्य से रिलेटेड सबसे शक्तिशाली गणराज्य कौन सा माना जाता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने आपको अलग से नोट किए हैं जिससे कि आपको पीडीएफ पढ़ने में आसानी हो। अगर आप बुक पढ़ना चाहते हैं तो पीडीएफ में चैप्टर्स को पढ़ लीजिए, या फिर डायरेक्ट आप की पॉइंट याद कीजिए, फिर स्मार्ट स्टडी कीजिए। लगभग 3000 वर्ष पहले गंगा नदी के घाटी के क्षेत्र में लोहे के बने औजार उपकरण के प्रमाण खुदाई से प्राप्त हुए। तो खुदाई से हमें क्या मिलता है? और गंगा नदी घाटी में मिलते हैं लोहे के बने औजार। और जो सबसे पहले था जन मिलकर बनते हैं जनपद। तो अधिकांश जन अकेले थे, बाद में उन्होंने मत्स्य, चेदी, काशी, कौशल थे स्थापत्य कर लिया। कुछ जन थे जिन्होंने आपस में मिलकर पांचाल जनपद का निर्माण किया। और कुछ थे जो अधिक शक्तिशाली थे, जैसे कि मगध साम्राज्य। सबसे शक्तिशाली गणराज्य था मगध साम्राज्य। महाजन, यानी कि महाजन का विकास कैसे हुआ? महाजनपद जिनको बोलते हैं महाजनपद, 16 महाजनपद जानते हैं हम लोग। और इनका जो वर्णन होता है वो बौद्ध और जैन धर्म में, और बौद्ध के अंगुत्तर निकाय में मिलता है। तो इसको भी आप याद रखना कि 16 महाजनपद का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो अंगुत्तर निकाय में किया गया है। जो मैं की पॉइंट आपको बताती हूँ ना, वो एनसीईआरटी के फैक्ट होते हैं, तो उनको आप नोट कर लिया कीजिए। ये आपकी बिहार बोर्ड की बुक से। बौद्ध
2500 वर्ष पहले वैदिक काल में कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हुए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। बौद्ध और जैन धर्मों में हमें 16 महाजनपद का विवरण मिलता है। इनमें अंग, मगध, काशी, कौशल, वत्स, अवंती, वज्जी महाजनपद प्रमुख थे। इनमें कुछ महाजनपद आधुनिक बिहार की सीमा में भी स्थित थे। तो वो महाजनपद और उनकी कैपिटल आप हमेशा याद रखना, क्योंकि बिहार का पेपर है तो पूछा जा सकता है। ये आपका 16 महाजनपद थे। कंबोज हो गया, गांधार हो गया, पांचाल, कौशल, वज्जी, मल, अंग, मगध, काशी, वत्स, चेदी, अस्मक, ये सब आपके 16 महाजनपद हो गए। महाजनपदों में शासन का रूप एक जैसा नहीं था। कुछ तो राजतंत्रात्मक शासन थे और कुछ गणतंत्रात्मक थे। राजतंत्रात्मक व्यवस्था में राजा का पद वंशानुगत होता था, क्योंकि राजा उनके बेटे को बनाया जाता था उसका सिंहासन पे। पैतृक पिता के बाद पुत्र को बनाया जाता था। महाजनपद की राजधानियां शासन का केंद्र होती थी। राजधानी में राजा, सेना, राजा के कर्मचारी रहते थे। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, जो लकड़ी, ईंट और पत्थर की दीवारों से घिरी होती थी। महाजनपद के राजा में स्वैच्छिक नजराना जिसको बलि बोला जाता था, बलि एक होता था कर, जो नियमित रूप से कर वसूलने लगे। विभिन्न प्रकार के आर्थिक गतिविधियों से जुड़े लोग, कृषक, कारीगर, व्यापारी, पशुपालक, आखेटक, शिकारी आदि से कर की एक निश्चित मात्रा वसूल की जाने लगी। उनके जितने भी व्यवसाय करते थे ना, तो सब में कर लगता था और सबसे ज्यादा कर किसानों को देना पड़ता था। फसलों पर लगाया जाने वाला कर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि अधिकांश लोग किसान थे। तो प्राय उपज का 16वां हिस्सा कर के रूप में देते थे। तो ये क्वेश्चन भी पूछा बोर्ड में, जो आपके बिहार बोर्ड की बुक से उसमें आया हुआ था कि सबसे ज्यादा उपज का कर का हिस्सा कितने % था। तो 16वां हिस्सा कर के रूप में था, जिसे भाग कहा जाता था। कारीगर, बुनकर, लोहार, सुनार, बढ़ई राजा महीने में एक दिन काम का, मतलब क्या होता था कि जो बुनकर है, सुनार है, बढ़ई है, ये सब महीने का एक दिन राजा के काम को फ्री में करते थे ये लोग। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। करों की वसूली से राजा समृद्ध होने लगे, क्योंकि जैसे जैसे वो लोग टैक्स लेने लगे, कर ज्यादा लेने लगे, तो राजा समृद्ध होने लगे। राजा अपने कार्य को सुगमता से करने लगे। इसके लिए मतलब कि जैसे जैसे उनका कर ज्यादा होने लगा तो कार्य करने लगे, कर्मचारियों की संख्या बढ़ी, नियमित वेतन देकर सेना कर्मचारियों की नियुक्ति होने लगी। ये लोग राजा के प्रति, और सेना में भी वो उनको लेते थे जो राजा के प्रति उत्तरदायी और वफादार होते थे। वेतन का भुगतान संभवतः सिक्कों के रूप में होता था। मगध का उत्थान, यानी कि मगध साम्राज्य की स्थापना सबसे पहले कैसे होती है, मगध का उत्थान कैसे होता है। मगध का फैलाव मुख्य आधुनिक बिहार राज्य के पटना मगध प्रमंडल मुख्यालय गया तक था, यानी कि पटना से गया तक। मगध के उत्थान में इसके निकटवर्ती क्षेत्र में पाई जाने वाली लोहे की खानें, तो सबसे ज्यादा मगध में लोहे की खानें पाई जाती थी, जो अच्छे हथियारों के निर्माण में सहायक थी। जो मगध राज्य था वो गंगा घाटी के पास था। गंगा घाटी के पास होने की वजह से वहाँ की जो भूमि थी काफी उपजाऊ थी, फर्टाइल थी। कृषि की समृद्धि संपन्नता के कारण शासक वर्ग के लिए आर्थिक संसाधनों की प्राप्ति भी आसान थी, क्योंकि गंगा के पास थी। गंगा के पास जो तराई का एरिया है वहाँ पे सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि होती, तो उनके पास संसाधनों की कोई भी कमी नहीं थी और इस क्षेत्र में व्यवसाय और व्यापार भी इजीली कर पाते थे, क्योंकि सब कुछ था, डेवलप थे काफी। तो अवस्था उनकी जो विकसित अवस्था थी, इस वजह से हर तरह से वो समृद्ध थे मगध साम्राज्य वाले। मगध क्षेत्र के जंगलों में हाथी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। तो मगध के पास 10,000 हाथी थे, मगध साम्राज्य के पास। तो युद्ध कोई करना चाहता भी था ना, तो ये लोग हाथी से करते थे। इस वजह से कोई राजा इनके साथ युद्ध करना नहीं चाहता था, जिसकी सहायता से विरोधी राज्यों पर अधिकार करना आसान था। मगध के चारों ओर प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे। मगध की दोनों राजधानियां राजगीर और पाटलिपुत्र नदियों से घिरी हुई थी। तो राजगीर तो क्या था, पहाड़ियों से घिरी हुई थी, और पाटलिपुत्र के चारों ओर नदी थी। इसके अतिरिक्त मगध में बिंबिसार, अज्ञातशत्रु, महापद्मनंद जैसे योग्य शासक थे, जिन्होंने अपना साहस शक्ति से राज्य का विस्तार किया। मगध का प्रथम महत्वपूर्ण शासक था बिंबिसार। मगध साम्राज्य की स्थापना करने वाले थे बिंबिसार। ये याद रखना आप फैक्ट। मगध फाउंडर ऑफ मगध साम्राज्य, यानी कि मगध साम्राज्य के संस्थापक बिंबिसार थे, जो अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कौशल और लिच्छवी राजवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं। तो वैवाहिक संबंध
स्थापित करते राजवंश अपने एरिया को बढ़ाने के लिए राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला सबसे जो पहले राजा थे वो थे बिंबिसार। अपने राज्य की पूरी सीमा पर स्थित अंग महाजन पर आक्रमण कर मगध में मिला लिया तथा गंगा नदी के मार्ग से होने वाले व्यापार से अधिकतम लाभ प्राप्त किया। इससे राज्य में आर्थिक संसाधनों में वृद्धि हुई। फिर आते हैं बिंबिसार। बिंबिसार के पुत्र थे अजातशत्रु। अब अजातशत्रु क्या करते हैं कि बिंबिसार को मारकर खुद गद्दी पे बैठ जाते हैं और फिर इन्हीं को मारकर उनका बेटा उदयन होता है वो गद्दी पे बैठ जाता है। अपने पिता के बाद मगध का राजा बना। उसने अपने पिता की साम्राज्य विस्तार की नीति अनुसरण करते हुए कौशल और वज्जी संघ के साथ युद्ध किया। कौशल के राजा प्रसन्नजीत को युद्ध में पराजित कर काशी प्राप्त किया। अजातशत्रु ने अपनी मंत्री वसरकर की सहायता से वज्जी संघ के सदस्यों में फूट डालकर उनकी शक्ति को कमजोर किया। तो अजातशत्रु काफी चंट टाइप का था, तो अंग्रेजों की तरह सोचता था, फूट डालो राज करो की नीति। अजातशत्रु ने अपने शत्रु राज्य अवंती से अपनी राजधानी राजगीर की सुरक्षा हेतु किलेबंदी कराई, जिससे अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। उसमें गंगा गंडक नदियों के संगम पर पाटली ग्राम में सैनिक छावनी, सेना के रहने का स्थान, जो सैनिक छावनी थी वो थी सेना ग्राम का रहने का स्थान और वो था पाटली ग्राम में, का निर्माण किया, जो बाद में पाटलिपुत्र के नाम से विख्यात हुआ। तो मगध की पहली राजधानी थी राजगिरी, यानी कि राजगृह, जो बिंबिसार के टाइम पे होती, बाद में हो जाती पाटलिपुत्र, जो कि अजातशत्रु शिफ्ट करते हैं। अजातशत्रु के बाद उदयन मगध का राजा बना। उसने अपने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। उदयन बनाता है पाटलिपुत्र को राजधानी। इसके काल में मगध और अवंती की शत्रुता काफी बढ़ गई। उस समय अवंती का राजा चंद्रप्रद्योत था। इनने कई युद्धों में अवंती को हराया, फिर भी अवंती मगध राज्य का अंग नहीं बन सका। शिशुनाग ने अंतिम रूप से अवंतीवत कौशल पर विजय प्राप्त की। मगध के अंतिम नंद शासक घनानंद के समय यूनानी विजेता सिकंदर भारत पर आक्रमण करते हैं, लेकिन सिकंदर की सेना मगध साम्राज्य पर आक्रमण करने से मना कर देती, क्योंकि इनके पास हाथियों की संख्या ज्यादा होती है। क्योंकि मगध के पास एक विशाल सेना थी, घनानंद एक अत्याचारी राजा था, इसलिए वह राजा में काफी अलोकप्रिय था। इसका लाभ उठाकर चंद्रगुप्त ने घनानंद को युद्ध में पराजित किया, मगध पर अधिकार किया। मगध की समृद्धि और शक्ति बुनियादी मौर्य में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, यानी कि घनानंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर लेते हैं। मगध साम्राज्य से कुछ मैं थोड़े से फैक्ट बता देती हूँ आपको, अभी तक जितना पढ़ा उसको याद कर लेता हूँ। तो मगध साम्राज्य हर्यक वंश, इसके जो फाउंडर थे वो थे बिंबिसार। बिंबिसार का बेटा पुत्र अजातशत्रु। एक तो बिंबिसार होता है, एक बिंदुसार होता है। बिंदुसार होता है अशोक का पुत्र होता है, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र होता है बिंदुसार, वो मौर्य वंश से होता है। बिंबिसार होता है हर्यक वंश से। यहाँ सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसको याद रखना। और मगध साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वो था नागदशक। घनानंद नागदशक को मारकर वो नंद वंश की स्थापना करते हैं। यहाँ से इतना याद रखना आप लोग। फिर आता है गणराज्य। कुछ ऐसे राज्य थे जिसे गणराज्य कहा जाता था। शाक्य, लिच्छवी, वज्जी, विदेह, मल, कोल्य, मौर्य भारत के प्रमुख गणराज्य थे, जहाँ की शासन व्यवस्था अलग तरह की थी, जिसे गण या संघ कहते थे। गणतंत्र में शासन के प्रधान का चुनाव होता था। अधिकतर ऐसे गणराज्य छोटे आकार के होते थे और आपस में मिलकर संघ का निर्माण करते थे। मगध के निकट वज्जी संघ था, जिसकी राजधानी वैशाली, यानी कि मगध की कैपिटल, वज्जी की कैपिटल थी वैशाली। वज्जी संघ 8 गणों का संघ था, यानी कि 8 गण से मिलकर बना हुआ था। लिच्छवी, विदेह, वज्जी प्रमुख थे। वज्जी संघ के विभिन्न गुणों के राजाओं की एक सभा होती थी। वे राजा विभिन्न अवसरों पर एक साथ एकत्रित होते थे। सभाओं में बैठकर राजा आपस में विचार विमर्श और वाद विवाद के माध्यम से निर्णय तक पहुंचते थे। वज्जी संघ में लोकमत के से शासन करने की प्रवृत्ति, यानी कि जो वज्जी संघ थे ना वो लोकमत थे, यानी कि लोगों के मत से शासन करते थे। गणों में प्रमुख राजा नियमित और मिल बैठकर पूरे संघ के बारे में निर्णय लेते थे, इस कारण इसे गणराज्य कहा जाता था। मगध के निकट था वज्जी संघ, तो गणराज्य था वज्जी संघ पहला। गण शब्द का प्रयोग
कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट में बन के आ जाते हैं, तो थोड़ा सा इनको पॉइंटों को याद रखना। वज्जी संघ में लिच्छवी एक प्रमुख गण था। इसकी सीमाएं वर्तमान वैशाली मुजफ्फर जिले तक फैली हुई थी। बिंबिसार के काल में लिच्छवी लोग काफी शक्तिशाली थे। यहाँ का राजा चेटक था। चेटक ने अपनी लड़की का विवाह बिंबिसार से कर दिया और मैत्री संबंध स्थापित किया। मगध के राजा अजातशत्रु ने लिच्छवी गण पर विजय प्राप्त की। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 वर्ष पहले तक चलता रहा। गुप्त राजा चंद्रगुप्त ने भी लिच्छवी राजकुमारी के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। क्योंकि जितने भी राजा वैवाहिक संबंध स्थापित करते थे वो अपने संघ को मजबूत करने के, यानी कि अपने राज्य को मजबूत करने के लिए। वज्जी संघ के बारे में अजातशत्रु के कुछ रूल्स थे, क्योंकि अजातशत्रु बौद्ध धर्म को मानते थे और जो बौद्ध धर्म का पालन करते थे ना, उनको वो कुछ कहते नहीं थे, वैसे तो बहुत कट्टर थे ये। वज्जी संघ का वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है। दीर्घ निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें महात्मा बुद्ध के कई व्याख्यान किए गए हैं। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। उन्होंने अपने मंत्री वत्सकर को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्जी संघ तब तक उन्नति करता रहेगा जब तक वे पूर्ण रूप से नियमित सभाएं करते रहेंगे, मिलजुल कर काम करते रहेंगे, नियमों का पालन करते रहेंगे और बड़ों का सम्मान समर्थन और उनकी बातों को ध्यान देते रहेंगे और महिलाओं की भी यानी कि सम्मान करेंगे, बंधक बनाकर नहीं बनाएंगे, यानी कि किसी को बंधक नहीं बनाएंगे, महिलाओं का सम्मान करेंगे। तो उनके जो वज्जी संघ में था ये सब चीजें बहुत अच्छी थी। शहर गांव में रख रखाव करेंगे, विभिन्न जो संत थे उनका सम्मान करेंगे, आने या जाने पर रोक नहीं लगाएंगे। प्राचीन भारत में गणराज्य वर्तमान गणराज्य से आप समानता है समानता, इनकी पहले जो गणराज्य था और अब के गणराज्य में क्या समानता है, ये इस टाइप के क्वेश्चन बीपीएससी या फिर सिविल जो एग्जाम है उसमें पूछे जाते, तो इनको इग्नोर करेंगे। नगरों का विकास 3700 वर्ष पहले सिंधु घाटी सभ्यता, तो चैप्टर 5 नगरीकरण, प्रथम नगरीकरण ये ऑलरेडी मैंने करा दिया, अगर नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। इसके बाद भारत में नगरों के प्रमाण एक लंबे अंतराल के बाद मिलते हैं, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हो गया, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीगंगा, इन सब के बारे में बात की गई है। तो इसको चैप्टर को करा दिया है तो उसको वहां से देख लीजिएगा। यहाँ तक कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो बीपीएससी में क्वेश्चन आए थे ना वो भी करा दिए हैं, नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके। वाराणसी, वैशाली, चंपा, राजगृह, राजगीर, कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, पाटलिपुत्र आदि नगरों समेत 62 नगरों के प्रमाण मिलते हैं, यानी कि जो 16 महाजनपद है उनमें कितने नगरों के प्रमाण मिलते हैं, 62। ये क्वेश्चन 2022 के बीपीएससी में पूछा गया था। वन लाइनर क्वेश्चन है, तो इन पॉइंट को थोड़ा याद रखना क्योंकि बीपीएससी एग्जाम ले रहा है तो हो सकता है पूछ भी ले। नगरों के विकास अनेक कारण थे, उनका विकास धीरे धीरे हुआ। इस काल में नगरों के विकास में आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक कारण प्रमुख थे। जैसे जैसे विशाल राज्यों का गठन हुआ उनकी राजधानी अधिक विशाल और भव्य रूप धारण करने लगी। इस काल में अनेक नगर राजनीतिक प्रशासनिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए, जहां शासक, पदाधिकारी, सैनिक वर्गों की प्रधानता थी। गांव जहां कृषि आजीविका का मुख्य साधन था, वहीं नगरों में शिल्प, व्यापार, जीविका के महत्वपूर्ण साधन थे। विभिन्न नगर वस्तुओं के उत्पादन केंद्र में विकसित हुए, इनमें कपड़े, बर्तन, सामान शामिल थे। उत्पादन अधिक होने से इन वस्तुओं को दूसरे गणराज्य में ले जाने, बेचने का काम आरंभ हुआ। इस तरह ये नगर व्यापार के केंद्र में भी अपनी आबादी भी बढ़ी, यानी कि जैसे जैसे इनका केंद्र व्यापार बढ़ा वैसे इनकी आबादी भी बढ़ी। कई नगर धार्मिक कारणों से विकसित हुए, प्रमुख मंदिर, तीर्थ स्थान, आसपास पुरोहित, सेवक, काम से जुड़े स्थायी रूप से बसने लगे, यात्री दर्शन के लिए आने लगे, नगरों के विकास होने लगे। ऐसे नगर नदियों के किनारे उस समय प्रमुख मार्गों के पास विकसित हुए, क्योंकि व्यापार, सेना के आवागमन के लिए सुविधाजनक था। प्रत्येक नगर के आसपास गांव भी बसे थे। नगरवासियों को अनाज, वस्तुओं के उत्पादन, कच्चे माल प्राप्त होते थे। व्यापारियों द्वारा मुनाफा, राजाओं को कर प्राप्त होता था, जिससे कि नगर संपन्न होने लगे। नगरों की आबादी बहुरंगी थी। शासक, पुरोहित, व्यापारी, शिल्पकार, मजदूर, सेवक, दास सभी शामिल थे। इस अलग अलग वर्गों या जातियों के बसने के लिए नगरों को विभिन्न मोहल्ले भागों में बांटा गया। इस प्रकार सुनियोजित नगर जीवन के रूप में 6वीं शताब्दी में उत्तर भारत में विकसित हो चुकी थी, जिसे द्वितीय नगरीकरण भी कहा जाता था। प्रथम नगरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता और द्वितीय मगध साम्राज्य।
महाजनपद का विवरण कहाँ मिलता है? बौद्ध और जैन धर्म से मिलता है, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से मिलता है। इतना भी याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है अंगुत्तर निकाय वाला। कौन सा महाजनपद बिहार में था? तो कौशल। राजा की भूमि उपज का कितना हिस्सा प्राप्त करता था? छठा। मगध के शासक अजातशत्रु की राजधानी, अजातशत्रु की कैपिटल क्या थी? राजगृह थी। अभियान पाटलिपुत्र लेके आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। कौन सा एक गणराज्य था? तो सबसे पहले तो मगध ही था, फिर आ जाता है वज्जी संघ। तो अगर मगध नहीं आएगा तो वज्जी संघ ऑप्शन में आएगा। ये था आपका वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। कोई डाउट हो आपका तो कमेंट बॉक्स में कमेंट तो किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक बार फिर से बोल रही हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री मैंने कंप्लीट कराई है, अगर नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा। और एशियंट हिस्ट्री में हम उन पार्ट को करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। ज्योग्राफी में भी वर्ल्ड ज्योग्राफी का वो पार्ट मैंने करा दिया है जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और जब ये बौद्ध धर्म का हो जाएगा तो उसके बाद हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, ज्योग्राफी के उन पॉइंट को करेंगे। और अब अभी जो भी चीज़ें करेंगे ना वो करेंगे जो एग्जाम में आने वाली है। मतलब कि हमेशा किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए हमें 80 और 20 का रेशियो रखना चाहिए। तो 80% तो वो पार्ट होता है जो पूछा ही जाता है। कुछ टॉपिक होते हैं फिक्स होते हैं, जैसे बुद्ध हो गया, क्योंकि बुद्ध जैन धर्म बिहार से संबंधित है। पार्लियामेंट अभी नई बनी है इसलिए पूछा जा सकता है। अब पॉलिटी की बात करते हैं तो पार्लियामेंट वाला टॉपिक हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, ये सब पूछा जाता है। अगर सिलेबस नहीं देखा हो कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इसके भी मैंने बनाए हैं। आपको मैथ्स में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, करंट में, बिहार स्पेशल क्या पढ़ना है, वो सब सारे वीडियो बनाए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख लीजिए जाके और स्मार्ट स्टडी कीजिए। क्योंकि क्वेश्चंस तो मैंने करा दिए हैं, लेकिन कुछ होता है ना बिहार स्पेसिफिक एग्जाम है तो बिहार बोर्ड की बुक्स भी होनी चाहिए। तो पहले क्वेश्चन कराने का रीजन ये था कि आप लोग क्वेश्चंस करने के बाद है ना, जैसे हम चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें आइडिया लग जाता है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये पॉइंट पूछे जा सकते हैं। इसलिए मैंने पहले क्वेश्चंस कराए, अभी चैप्टर करा दूं। यही था वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार फिर से बोलूंगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से कमेंट जरूर किया कीजिए। आपके डाउट हो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसका पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी क्लासेस हैं उनके पीडीएफ टेलीग्राम पे हैं तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।